17.1 परिचय। अलगाव का विचार इस बारे में बात करता है कि कैसे व्यक्ति एक दूसरे किसी विशिष्ट स्थिति या प्रक्रिया से अलग महसूस करते हैं। यह अवधारणा कार्ल मार्क्स से निकटता से जुड़ी हुई है और मुख्य रूप से मार्क्सवादी समाजशास्त्र से जुड़ी हुई है। इसके दार्शनिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पहलू हैं। हेगेल, एक दार्शनिक, ने कांतियन द्वैतवाद है और चाहिए का पृथक्करण पर काबू पाने का एक तरीका यह बताते हुए सुझाया कि वास्तविक हमेशा आदर्श बनने की कोशिश कर रहा है। मार्क्स ने इस विचार को आगे बढ़ाया और प्रस्तावित किया कि इतिहास में स्वनिर्माण, स्वजानने का विचार शामिल है जो अलगाव से गुजरता है और फिर ज्ञान के माध्यम से पुनः प्राप्त होता है। हेगेल के विचारों को पलटकर और उन्हें भौतिकवाद पर आधारित करके मार्क्स ने तर्क दिया कि मानवता ऐतिहासिक युगों में खो गई है, लेकिन साम्यवाद के साथ सामाजिक प्राणी के रूप में खुद में वापस आ सकती है। समाजशास्त्रीय पहलू इस बात पर केंद्रित है कि कैसे अलगाव उन सामाजिक संरचनाओं का परिणाम है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनकी आवश्यक मानवता को छीन लेते हैं। 17.2 श्रम का अमानवीकरण। आइए अब चर्चा करें कि उत्पादन प्रक्रिया में श्रम कैसे अमानवीय हो जाता है। अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। एडम स्मिथ से प्रेरित मार्क्स ने किसी वस्तु के दो पहलुओं को प्रतिष्ठित किया, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य। एक वस्तु मानवीय जरूरतों को पूरा करती है और अन्य वस्तुओं के साथ विनिमय करते हुए या तो उत्पादित की जाती है या बाजार में बेची जाती है। चुनौती गेहूं और लिनन जैसी विभिन्न उपयोग वाली वस्तुओं के विनिमय मूल्य को मापने की है। दोनों सामान्यतः मानव श्रम के उत्पाद हैं, जिसे मार्क्स अमूर्त मानव श्रम कहते हैं। उनका मूल्य उन पर खर्च किए गए मानव श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है, न कि किसी व्यक्तिगत श्रमिक के समय से, बल्कि किसी दिए गए उत्पादकता स्तर पर आवश्यक औसत समय से, जिसे मार्क्स सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय कहते हैं। पूंजीवादी उत्पादन तब संभव हो जाता है जब श्रम शक्ति किसी भी अन्य वस्तु की तरह खरीदी और बेची जा सकती है। क्रेता पूंजीपति के लिए श्रम शक्ति का उपयोग मूल्य होता है, क्योंकि इसे काम उत्पादन के लिए नियोजित किया जा सकता है। पूंजीपति इस उद्देश्य के लिए इसका उपयोग और उपभोग करता है, बाद में मजदूरी का भुगतान करता है। श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति का केवल विनिमय मूल्य है, क्योंकि उनके पास उत्पादन के साधनों का अभाव है। वे इसे बेचकर जीविकोपार्जन कर सकते हैं। विनिमय मूल्य उत्पादन या प्रजनन के लिए आवश्यक श्रम समय से निर्धारित होता है, जिसमें श्रमिक और उनके बच्चों के लिए निर्वाह के साधन शामिल होते हैं। मजदूरी केवल श्रमिक के भरण पोषण को पूरा करती है, लेकिन वे अधिक उत्पादन करती है, जिसे अधिशेष मूल्य के रूप में जाना जाता है। पूंजीपति इस अधिशेष को हड़प लेता है। अधिशेष मूल्य को समझने में ऐतिहासिक विकास को देखना शामिल है। आरंभिक समाज मुश्किल से ही निर्वाह के लिए उत्पादन करते थे। जब उत्पादकता बढ़ी, अधिशेष पैदा हुआ, उदाहरण के लिए मवेशी प्रजनन के माध्यम से, तो इसके उपयोग पर सवाल उठने लगे। समय के साथ एक शासक वर्ग उभरा जिसने प्रमुखों और पुजारियों जैसे कुछ लोगों को निर्वाह कार्य से मुक्त कर दिया। उत्पादकों के श्रम को निर्वाह के लिए आवश्यक श्रम और शासक वर्ग का समर्थन करने के लिए अधिशेष श्रम में विभाजित किया गया था। मध्य युग में सर्फों ने निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर 3 दिन और बिना वेतन के सामंती स्वामी की भूमि पर 3 दिन काम किया, जिससे शासक वर्ग के लिए सामाजिक अधिशेष पैदा हुआ। यह विनियोग विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे कि वस्तु, शेरफसल या धन, किराया, जो अधिशेष मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। पूंजीपति का लक्ष्य अधिशेष मूल्य दर को बढ़ावा देना है, जो 2 रूपों में आती है, पूर्ण और सापेक्ष अधिशेष मूल्य। पूर्ण अधिशेष मूल्य कार्यदिवस को बढ़ाने, अधिशेष श्रम के लिए समर्पित समय को बढ़ाने से उत्पन्न होता है।
यह दृष्टिकोण प्रारंभिक पूंजीवाद में आम था और अभी भी भारतीय उद्योग के असंगठित क्षेत्र में देखा जाता है। बॉक्स 17.1 सापेक्ष अधिशेष। सापेक्ष अधिशेष मूल्य आवश्यक श्रम समय को कम करके अनिवार्य रूप से उत्पादकता में वृद्धि करके उभरता है। यदि कोई श्रमिक 1 घंटे में पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करता है तो उनके निर्वाह के साधनों के लिए आवश्यक श्रम समय कम हो जाता है। यह उत्पादकता वृद्धि विभिन्न माध्यमों से हासिल की गई है, जिसमें उन्नत पर्यवेक्षण, अनुशासन, टुकड़ादर मजदूरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति शामिल है। पूरी तरह से विकसित पूंजीवाद में सापेक्ष अधिशेष मूल्य को प्राथमिकता दी जाती है, जो आगे मशीनीकरण और विस्तारित उत्पादन पैमाने के लिए पूंजी संचय पर निर्भर करता है। पूंजीवाद के शुरुआती दिनों में पूंजीवादी विकास के बाद के चरणों में देखी गई उल्लेखनीय तकनीकी क्रांति के बिना अधिशेष मूल्य प्राप्त किया गया था। प्रौद्योगिकी का स्तर पूर्व पूंजीवादी समाज के समान ही रहा और समाज के अधिकांश अन्य पहलू अपरिवर्तित रहे या धीरे धीरे विकसित हो रहे थे। हालांकि एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, श्रम प्रक्रिया पूंजी के अधीन हो गई। श्रमिक अब स्वतंत्र उत्पादक नहीं थे या दास के रूप में भूमि से बंधे नहीं थे, इसके बजाय वे पूंजीपतियों के नियंत्रण में थे। मार्क्स ने इसे पूंजी के अधीन श्रम का औपचारिक समावेश कहा। एक बार जब पूंजी ने पैर जमा लिया और पर्याप्त मात्रा में जमा हो गई, तो यह श्रम की वास्तविक खपत की ओर बढ़ सकती है, जो श्रम प्रक्रिया को एक नए तकनीकी स्तर पर परिवर्तित और पुनर्गठित कर सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह अंतर भारत में उत्पादन के प्रमुख तरीके के बारे में चल रही बहस के लिए प्रासंगिक है। जबकि पंजाब में पूंजीवादी किसान अपनी फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए छोटे हवाई जहाज़ों का उपयोग करते हैं, वहीं भारत के अन्य हिस्सों में बटाईदार किसान ऐसे हैं जो बहुत कम जीवन यापन करते हैं, जो पूर्व पूंजीवादी समाज की याद दिला सकते हैं। हालांकि दिखावे में धोखा हो सकता है, यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ कोई तकनीकी परिवर्तन नहीं होते हैं और पुराना समाज सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से बरकरार रहता है। पूंजीवाद पहले से ही श्रम के औपचारिक उपग्रहण के माध्यम से पूर्ण अधिशेष मूल्य निकालकर आर्थिक रूप से नियंत्रण में हो सकता है। पूंजीवाद की मार्क्स की आलोचना उनके अधिशेष मूल्य सिद्धांत के इर्दगिर्द घूमती है, जिसमें बताया गया है कि जीवित श्रम का शोषण करके पूंजी कैसे बढ़ती है। पूंजीवादी व्यवस्था की नींव श्रम शक्ति के शोषण में निहित है, जो सिर्फ एक आर्थिक तत्व नहीं है, बल्कि इसमें जीवित मानव अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के साथ शामिल है। जबकि पूंजीपति श्रम को परिवर्तनशील पूंजी के रूप में देखते हैं, मार्क्स इसे मानव जीवन का एक आवश्यक पहलू मानते हैं। पूंजीवाद में श्रम शक्ति का विपणन किया जाता है, श्रमिकों की कुछ तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए इसका आदान प्रदान किया जाता है, जिससे श्रम और मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति के बीच अलगाव पैदा होता है। मार्क्स के अनुसार श्रम महज एक वस्तु से कहीं अधिक है, यह मानव जीवन की मूलभूत विशेषता है। मानव श्रम सचेतन एवं कल्पनाशील है, जो सहज क्रियाओं से भिन्न है। मार्क्स इस बात पर जोर देते हैं कि श्रम विशिष्ट रूप से मानवीय है, इसमें एक ऐसी प्रक्रिया शामिल है जहां कार्यकर्ता इसे वास्तविकता में लाने से पहले परिणाम की कल्पना करता है। मानव श्रम में शामिल रचनात्मकता और चेतना इसे जानवरों के कार्यों से अलग करती है। महत्वपूर्ण रूप से मार्क्स मानव श्रम की सामाजिक प्रकृति पर जोर देते हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं बल्कि एक सामूहिक और सामाजिक गतिविधि है। पूंजीवाद में मानवीय आकांक्षाओं की संतुष्टि से श्रम को अलग करना काम और मानव होने के सार के बीच अभिन्न संबंध को बाधित करता है। आत्मबोध दूसरों के लिए और उनके साथ काम करने से आता है। पृथक व्यक्ति अकेले जीवित नहीं रह सकते। प्रकृति के साथ उत्पादक रूप से बातचीत करने के लिए सहयोग,
श्रम विभाजन और विनिमय की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में मानव प्रजाति स्वयं को साकार करती है। कोई कह सकता है कि श्रम का अर्थ मानव प्रजाति के इस आत्मबोध में निहित है। मानव श्रम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विभिन्न रूपों में समाज का निर्माण करता है। हालांकि यह समाज द्वारा विभिन्न रूपों में अनुकूलित भी है। पूरे इतिहास में वर्ग समाजों का विकास मानव श्रम की गुणवत्ता के लिए खतरा पैदा करता है। इस खतरे का चरमोत्कर्ष पूंजीवाद में है, जो मार्क्स की आलोचना का मुख्य केंद्र बिंदु है। बॉक्स 17.2 अलगाव की अवधारणा। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली ने मानव श्रम की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हालांकि उसने ऐसा निर्माताओं की कीमत पर किया है। वे अपनी श्रमशक्ति पूंजीपति को बेचने के लिए बाध्य हैं। श्रमिक की उत्पादक गतिविधि का अर्थ अब गतिविधि में नहीं, बल्कि दिन के अंत में प्राप्त मजदूरी में निहित है। जीवन सक्रिय, रचनात्मक और उत्पादक होना चाहिए, लेकिन श्रमिक की गतिविधि पूंजीपति की है। श्रमिक का जीवन वास्तव में काम खत्म होने के बाद ही शुरू होता है। कार्यकर्ता केवल जीवन के साधन प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, जीवन के लिए नहीं। इसे ही मार्क्स अलगाववाद कहते हैं। ख वर्गों का उद्भव। जब मानवता ने पहली बार आग की खोज की, तो गर्मी को वापस गति में बदलने की प्रक्रिया को पूरा करने में हजारों साल लग गए। कक्षाओं के विकास में भी ऐसी ही प्रक्रिया देखी जाती है। जैसे जैसे मनुष्य अपने उत्पादन संबंधों, श्रम विभाजन के आधार पर संगठित होने लगे, समाज में विभिन्न पदों और भूमिकाओं के आधार पर वर्ग बनने लगे। जो समाज एक समय बहुत कम या बिना किसी वर्ग संरचना वाला समाज था, जैसे आदिवासी या खानाबदोश समाज, वह एक ऐसे समाज में बदल गया जिसने खुद को विभिन्न उत्पादक भूमिकाओं को पूरा करने वाले विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया। प्रकृति की गति, द्वंद्वात्मकता सभी चीजों की तरह वर्ग विकास पर भी लागू होती है। मनुष्यों की उत्पादक शक्तियों में वृद्धि के साथ वर्ग भेद गहरा हो गया और जल्द ही उत्पादक शक्तियों की उन्नति उस बिंदु पर पहुंच गई जहां कुछ वर्गों की आवश्यकता नहीं रह गई। आधुनिक उद्योगों की प्रगति ने छोटे शिल्पकारों और दुकान मालिकों को अस्तित्व से बाहर कर दिया, जो कम लागत पर अधिक उत्पादन कर सकते थे। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने औद्योगिक क्रांति द्वारा एक विशिष्ट दिशा में सामने आने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की। आधुनिक उद्योग ने छोटी कार्यशाला को औद्योगिक पूंजीपति के बड़े कारखाने में बदल दिया है। कारखाने में भीड़ लगाकर काम करने वाले मजदूरों को संगठित किया जाता है, अधिकारियों और हवलदारों के एक पदानुक्रम के तहत सैनिक। वे न केवल बुर्जुआ वर्ग और राज्य के गुलाम हैं, बल्कि मशीन, पर्यवेक्षक और व्यक्तिगत बुर्जुआ निर्माता द्वारा दैनिक और प्रति घंटे गुलाम बनाए जाते हैं। जितना अधिक खुले तौर पर यह निरंकुशता अपने लक्ष्य और लक्ष्य के रूप में लाभ की घोषणा करती है, यह उतना ही अधिक क्षुद्र, घृणित और कटु हो जाता है। मशीनरी की निरंतर प्रगति, तीव्र गति से आगे बढ़ने से श्रमिकों की आजीविका अधिक जोखिम में पड़ जाती है। व्यक्तिगत श्रमिकों और व्यक्तिगत बुर्जुआ, अमीर व्यवसाय मालिकों के बीच संघर्ष दो अलग अलग वर्गों के बीच संघर्ष जैसा दिखने लगता है। जवाब में सामूहिक रूप से उचित वेतन बनाए रखने के लिए श्रमिक समूह बनाना शुरू करते हैं, जिन्हें ट्रेड यूनियन के रूप में जाना जाता है। वे कभी कभार होने वाले विद्रोहों की तैयारी के लिए स्थायी संघ स्थापित करते हैं। कभी कभी ये विवाद दंगों तक बढ़ जाते हैं। हालांकि श्रमिक अल्पकालिक जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन उनके संघर्षों का असली प्रभाव उनके बीच बढ़ती एकता में निहित है। यह एकता आधुनिक उद्योग द्वारा लाए गए बेहतर संचार तरीकों से सुगम होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिकों को जोड़ती है। समान विशेषताओं वाली अनेक स्थानीय लड़ाइयों को राष्ट्रीय वर्ग संघर्ष में समेकित करने के लिए यह संपर्क महत्वपूर्ण है, जैसा कि आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों में मार्क्स द्वारा वर्णित है।
निजी संपत्ति से उत्पन्न अलगाव को केवल दो व्यावहारिक परिस्थितियों में ही समाप्त किया जा सकता है। सबसे पहले, क्रांति की ओर ले जाने वाली एक असहनीय शक्ति बनने के लिए इसने बहुसंख्यक मानवता को संपत्तिविहीन बना दिया होगा। साथ ही इसे धन और संस्कृति की मौजूदा दुनिया में विरोधाभास को भी जन्म देना चाहिए था। इन दोनों स्थितियों के लिए उत्पादक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि और इसके विकास के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है। 17.3 एक प्रक्रिया के रूप में अलगाव। 1844 में मार्क्स ने अपने आर्थिक और दार्शनिक पांडुलिपियों ईपीएम में अलगाव पर चर्चा की। आइए इसे तोड़े। सबसे पहले, श्रमिक जो बनाते हैं उससे अलग हो जाते हैं। जो चीजें वे बनाते हैं वे उनकी नहीं हैं, पूंजीपति उन्हें लेते हैं और बेचते हैं। जैसे जैसे पूंजी बढ़ती है वैसे वैसे श्रमिकों के जीवन पर उसका नियंत्रण भी बढ़ता है। वे जितना अधिक काम करते हैं और उत्पादन करते हैं, यह नियंत्रण उतना ही मजबूत होता जाता है। श्रमिकों को उत्पादन के कार्य से भी दूर कर दिया जाता है। यह एक समय की मानव गतिविधि अब एक वस्तु है, श्रम शक्ति, जिसे बाजार में खरीदा और बेचा जाता है। श्रमिक क्या और कैसे करेगा इसका निर्णय पूंजीपति करता है। पूंजीवादी उत्पादन श्रमिकों को उनकी मानवता से अलग कर देता है। सामाजिक गतिविधि व्यक्तिगत जीवनयापन, मजदूरी कमाने का साधन बन जाती है। यह उन्हें साथी मनुष्यों से अलग करता है क्योंकि वे दुर्लभ नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। बॉक्स 17.3 मजदूरी मूल्य और लाभ। मार्क्स बताते हैं कि अधिशेष मूल्य निकालने और कार्य दिवस को लंबा करने, श्रम के तकनीकी विभाजन और मशीनीकरण में अलगाव कैसे होता है। श्रम शक्ति बेचने को मजबूर श्रमिक के पास व्यक्तिगत विकास के लिए समय का अभाव होता है। अलगाव की विशेषताएं। पूंजीवाद की कार्यप्रणाली पर मार्क्स का दृष्टिकोण मानव विज्ञान और इतिहास पर विचार करता है। उनका सिद्धांत सुझाव देता है कि बढ़ते अमानवीयकरण से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा जो सबसे अधिक पीड़ित वर्ग द्वारा प्रेरित होगा। लक्ष्य सभी में मानवता बहाल करना है। पूंजी के प्रमुख नवाचार को दो मुख्य बिंदुओं में समझाया जा सकता है, जो शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों की तुलना में पूंजीवादी समाज पर एक अलग दृष्टिकोण पेश करता है। जब कोई श्रमिक अपना श्रम बेचने में संलग्न होता है तो वे वास्तव में अपनी श्रम शक्ति बेच रहे होते हैं। श्रम के स्वयं दो पहलू हैं, अमूर्त और ठोस। शोषण तब होता है जब श्रमिक अपनी श्रम शक्ति को अनिवार्य रूप से अपने सार से अलग करके बेचता है। नतीजतन श्रम प्रक्रिया और उसके परिणाम कुछ शत्रुतापूर्ण और विदेशी हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पूर्ति के बजाय मानवता की हानि होती है। मार्क्स विनिमय मूल्य और उपयोग मूल्य के बीच विरोधाभास में प्रदर्शित श्रम की दोहरी प्रकृति को पहचानकर पूंजीवाद को एक ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जहां उत्पादन का प्राथमिक लक्ष्य विनिमय मूल्य में अंतहीन वृद्धि करना है। मानव गतिविधि की संपूर्णता एक गैरमानवीय उद्देश्य के अधीन है, किसी ऐसी चीज का निर्माण जिसे मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था में पूरी तरह से नहीं समझ सकता है, क्योंकि केवल उपयोग मूल्य को ही समझा जा सकता है। पूरा समुदाय अपने ही उत्पादों का गुलाम बन जाता है, जो बाहरी विदेशी शक्तियों के रूप में सामने आते हैं। चेतना की विकृति और राजनीतिक संरचना के भीतर अलगाव श्रम के मौलिक अलगाव के परिणाम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अलगाव कोई ऐतिहासिक गलती नहीं है, बल्कि मुक्त व्यक्तियों के भावी समाज के लिए उनके जीवन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के नियंत्रण के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त है। इस प्रकार पूंजी को मार्क्स के पहले के दृष्टिकोण की तार्किक निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। अलगाव बस एक प्रक्रिया है जहां एक व्यक्ति खुद को अपने वास्तविक सार, अपनी मानवता से वंचित कर देता है। हेगेल के विपरीत मार्क्स ने अलगाव को बाह्यीकरण के साथ नहीं जोड़ा,
जैसे कि श्रम प्रक्रिया जहां मानव शक्ति और कौशल नए उत्पादों में बदल जाते हैं। इस अर्थ में अलगाव से छुटकारा पाने के बारे में बात करना अजीब होगा, क्योंकि सभी कल्पनीय स्थितियों में लोगों को अपनी जरूरत की चीजों का उत्पादन करने के लिए ऊर्जा लगाने की आवश्यकता होगी। हेगेल ने अलगाव को बाह्यीकरण से जोड़ा और वस्तु की निष्पक्षता को समाप्त करके दुनिया के साथ मनुष्य के अंतिम सामंजस्य की कल्पना कर सके। हालांकि मार्क्स के लिए तथ्य यह है कि लोग अपनी शक्तियों को वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे जो उत्पादन करते हैं उससे वे गरीब हो जाते हैं। इसके विपरीत श्रम स्वयं एक प्रतिज्ञान है, न कि मानवता का खंडन। निजी संपत्ति और श्रम विभाजन द्वारा शासित समाज में ही उत्पादक गतिविधि दुख और अमानवीयकरण का स्रोत बन जाती है। श्रम श्रमिक को समृद्ध करने के बजाय नष्ट कर देता है। जब अलग थलग श्रम समाप्त हो जाएगा, तब भी लोग अपनी शक्ति का बाह्यीकरण और वस्तुकरण करेंगे, लेकिन वे अपनी सामूहिक क्षमता की अभिव्यक्ति के रूप में अपने हाथों के काम को अपनाने में सक्षम होंगे। 17.4 श्रम विभाजन। अलगाव का दूसरा पहलू श्रम का अमानवीयकरण है। यह पूंजीवाद द्वारा प्रचारित नए श्रम विभाजन के माध्यम से होता है। श्रम विभाजन पूंजीवाद की देन नहीं है, यह इतिहास के प्रारंभ में विकसित हुआ। यह भौतिक और सांस्कृतिक प्रगति और मानव अलगाव दोनों का स्रोत है। यह मानव श्रम की उत्पादकता को बढ़ाता है, अधिशेष के उत्पादन को सक्षम बनाता है, जो संस्कृति, कला, राजनीति और धर्म के विकास के लिए एक आवश्यक शर्त है। दार्शनिकों, कलाकारों, पुजारियों और राजाओं का अस्तित्व श्रम विभाजन के इस मूलभूत सिद्धांत के कारण ही संभव है। हालांकि संस्कृति का प्रगतिशील विकास प्रत्यक्ष उत्पादकों की कीमत पर होता है। उनका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है, वे विशिष्ट हो जाते हैं और पूरी प्रक्रिया से अपना संबंध खो देते हैं। वही दार्शनिक, पुजारी और राजा समाज पर नियंत्रण का एकाधिकार रखते हैं। वे संपूर्ण प्रक्रिया की समझ और नियंत्रण के आधार पर स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, जबकि अन्य इस स्वतंत्रता को खो देते हैं। वे अब किसी जनजाति के जिम्मेदार सदस्य नहीं हैं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य में अलग-थलग रहने वाले ग्रामीण हैं, या अधिकारों के बिना गुलाम हैं, या सामंती व्यवस्था में दास हैं। उनके जीवन पर उनके नियंत्रण से परे विदेशी ताकतों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार श्रम का सारा विभाजन अलगाव की ओर ले जाता है। बॉक्स 17.4 पूंजीवादी उत्पादन पद्धति। पूर्व पूंजीवादी समाजों में श्रम का विभाजन सामाजिक था, जिसमें विभिन्न शिल्प विभिन्न सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में विशेषज्ञता रखते थे। प्रत्येक शिल्प से अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन होता था। हालांकि पूंजीवाद श्रम विभाजन का एक नया रूप प्रस्तुत करता है। यह न केवल सामाजिक विभाजन को तीव्र करता है, बल्कि तकनीकी विभाजन भी लाता है। यह तकनीकी प्रभाव एकल वस्तु के उत्पादन को विस्तृत कार्यों में विभाजित करता है, जिससे दक्षता और लाभ अधिकतम होता है। अतीत में बुनकर, बढ़ई और किसान विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते थे। पूंजीवाद में औद्योगिक श्रमिक अब व्यक्तिगत रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, बल्कि मशीनों और श्रमिकों की एक बड़ी सभा के हिस्से के रूप में सामूहिक रूप से काम करते हैं। यह बदलाव एक मालिक पूंजीपति के नियंत्रण में एक कार्यशाला में सहयोग करने वाले व्यक्तिगत कारीगरों के साथ शुरू हुआ। हालांकि वे अभी भी संपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करते थे, इसने दिशा, नियंत्रण और प्रबंधन की शुरुआत को चिह्नित किया। जैसे जैसे विनिर्माण प्रगति करता है, श्रम का एक तकनीकी विभाजन उभरता है, जो प्रत्येक श्रमिक को विशेष कार्यों को सौंपता है। प्रबंधन को महत्व मिलने के साथ श्रम शक्ति का एक पदानुक्रम सबसे कुशल से अकुशल तक विकसित होता है। नियंत्रण से परे प्रबंधन योजना और अवधारणा की भूमिका निभाता है। कुशल श्रमिक अपने कार्यों में कुछ स्वतंत्रता और नियंत्रण बनाए रखते हैं।
16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच उत्पादक कार्य के चरित्र में 3 मूलभूत परिवर्तन हुए। पूंजीवादी प्रबंधन निरंकुश नियंत्रण के माध्यम से सख्त अनुशासन लागू करता है, जिससे कारीगरों की अपनी कार्य लय और शैली चुनने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। प्रबंधन का मूल अर्थ घोड़े को उसकी गति के अनुसार प्रशिक्षित करना, नियंत्रण पहलू को दर्शाता है। पूंजीवादी प्रबंधन अवधारणा और कार्यान्वयन के बीच एक बुनियादी विभाजन प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से विस्तार श्रमिकों के उद्भव के साथ जो संपूर्ण उत्पादन से अलग हो जाते हैं। पूंजीवाद में मुनाफे की चाहत बड़े पैमाने पर अकुशल श्रमिकों के निर्माण की ओर ले जाती है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें जीवन भर सस्ते और अकुशल काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। श्रम के सामाजिक विभाजन में उत्पादकों को समाज से अलग किया जा सकता है, लेकिन उनके काम में सार्थक आत्मसाक्षात्कार अभी भी संभव है। हालांकि श्रम के तकनीकी विभाजन में अलगाव श्रम प्रक्रिया के भीतर ही होता है। जहां सामाजिक विभाजन समाज को उपविभाजित करता है, वहीं तकनीकी विभाजन मनुष्यों को उपविभाजित करता है। ब्रेवरमैन का तर्क है कि कौशल की कमी पैदा करने के लिए पूंजीवाद जिम्मेदार है। वह बताते हैं कि श्रम प्रक्रिया में हर कदम को विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण से अलग किया जाता है, सरल श्रम पर जोर दिया जाता है। विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण वाले लोगों को बुनियादी श्रम कर्तव्यों से छूट दी जाती है, जिससे अत्यधिक मूल्यवान समय वाले और कम मूल्यवान समय वाले लोगों के बीच ध्रुवीकरण होता है। इसे पूंजीवादी श्रम विभाजन का सामान्य कानून कहा जाता है। वस्तुकरण। मार्क्स पूंजी आय के अध्याय 15 में श्रम पर मशीनरी और आधुनिक उद्योग के प्रभाव की जांच करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे पूंजीवाद के तहत प्रौद्योगिकी के विकास का लक्ष्य अधिकतम अधिशेष मूल्य उत्पादन है और श्रमिकों को श्रम के पूंजीवादी विभाजन के आधार पर बेजान तंत्र के जीवित घटकों में बदल देता है। हस्तशिल्प और निर्माण में श्रमिक एक उपकरण का उपयोग करता है, कारखाने में मशीन उसका उपयोग करती है। वहां श्रम के उपकरण की गतिविधियां श्रमिक से आती हैं, जबकि यहाँ यह मशीन की गतिविधियां हैं जिनका उसे अनुसरण करना चाहिए। विनिर्माण में श्रमिक एक जीवित तंत्र का हिस्सा है। कारखाने में हमारे पास कार्यकर्ता से स्वतंत्र एक निर्जीव तंत्र है, जो मात्र एक जीवित उपांग बन जाता है। मशीनरी मूल रूप से उपकरण को श्रमिक के हाथों से छीन लेती है और उसे एक अलग तंत्र में रख देती है। यह अलगाव शोषण के नए अवसर पैदा करता है और बौद्धिक उत्पादन शक्तियों को शारीरिक श्रम से पूरी तरह अलग करके श्रमिक की स्थिति को खराब कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि श्रम पर पूंजी का प्रभुत्व हो जाता है। कामकाजी आबादी में से कई लोगों के लिए मशीनरी स्वतंत्रता के बजाय दासता, स्वामित्व के बजाय असहायता का स्रोत बन जाती है और कार्यकर्ता को दास कर्तव्यों की दिनचर्या तक सीमित कर देती है। मशीन को विज्ञान के अवतार के रूप में देखा जाता है, जबकि श्रमिक को बहुत कम या शून्य बना दिया जाता है। अब आइए ऑब्जेक्टिफिकेशन की प्रक्रिया और उत्पादन प्रक्रिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें। वस्तुकरण तकनीकी रूप से कौशलाधारित श्रम प्रक्रियाओं से विज्ञान पर आधारित प्रक्रियाओं में बदलाव है। इस प्रक्रिया के कारण श्रमिकों का पतन वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का अपरिहार्य परिणाम नहीं है। इसके बजाय यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पूंजी के लक्ष्यों के अधीन होने का परिणाम है। मार्क्स आधुनिक पूंजीवादी मशीनरी का सामना करने वाले श्रमिकों के अलगाव को जीवित श्रम पर मृत श्रम के प्रभुत्व के रूप में वर्णित करता है। जबकि श्रमिक मशीनरी को पूंजीपति के धन और वैज्ञानिकों के श्रेष्ठ ज्ञान का प्रतिनिधित्व मानता है, वास्तव में यह वस्तुनिष्ठ श्रम है जो पिछले श्रम का परिणाम है। पूर्व पूंजीवादी समाजों में उत्पादकों को विदेशी शक्ति के रूप में उत्पादन के साधनों का सामना नहीं करना पड़ता था। हालांकि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक पर पूंजीपति के शासन की विशेषता लोगों पर चीजों का प्रभुत्व,
जीवित पर मृत श्रम और उत्पादक पर उत्पाद का प्रभुत्व है। यह स्थिति मनुष्य को अपने श्रम से विमुख कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि श्रमिक शुरू से ही पूंजीपति की तुलना में ऊंचे स्तर पर खड़ा होता है, क्योंकि पूंजीपति अलगाव की प्रक्रिया में निहित होता है और इसमें संतुष्टि पाता है, जबकि श्रमिक एक पीड़ित के रूप में इसके खिलाफ विद्रोह करता है, इसे एक प्रक्रिया के रूप में अनुभव करता है। गुलामी का बॉक्स 17.5 कार्य पर मार्क्स का दृष्टिकोण। मार्क्स के अनुसार काम व्यक्तियों के लिए खुद को और अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक तरीका होना चाहिए। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वे पसंद करें और करने में आनंद लें। हालांकि उत्पादन की पूंजीवादी पद्धति ने काम के अर्थ और प्रकृति को बदल दिया है। काम एक अभिव्यक्ति न होकर एक बोझ बन जाता है जिसके नीचे मजदूर संघर्ष करता है। इस प्रणाली में मनुष्य श्रमिक को उस उत्पाद वस्तु से कम महत्वपूर्ण माना जाता है जिसे बनाने में वह योगदान देता है। इस प्रक्रिया को वस्तुकरण के रूप में जाना जाता है। पूंजीवादी समाज में उत्पादन के तरीके से उत्पादित धन पर एक ही वर्ग, भूमि और पूंजी के मालिकों का नियंत्रण होता है। जैसे जैसे पूंजीवाद आगे बढ़ता है, श्रमिक का मूल्य घटता है, जिससे वस्तुकरण होता है। कार्यकर्ता उत्पाद में लीन हो जाता है और अपनी पहचान खो देता है। मार्क्स निम्नलिखित तरीकों से श्रम के अलगाव का वर्णन करता है। सबसे पहले, श्रम को श्रमिक से बाहरी रूप में देखा जाता है। यह उसके मूल अस्तित्व से संबंधित नहीं है। अपने काम में वह खुद की पुष्टि नहीं करता है, बल्कि खुद को नकारता है, दुखी और संतुष्ट महसूस नहीं करता है। उसका श्रम स्वैच्छिक नहीं है, बल्कि जबरन श्रम है, जो बाहरी जरूरतों को पूरा करने के साधन के रूप में कार्य करता है। यह अलगाव तब स्पष्ट होता है जब कार्यकर्ता काम नहीं करने पर घर जैसा महसूस करता है, लेकिन काम करते समय खुद को बाहर महसूस करता है। श्रम आत्मबलिदान और वैराग्य का एक रूप बन जाता है, क्योंकि श्रमिक की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं होती बल्कि नष्ट हो जाती है। श्रम के बाहरी चरित्र पर इस तथ्य से जोर दिया जाता है कि यह श्रमिक का नहीं है, यह किसी और का है। इस अर्थ में श्रमिक अपने परिश्रम में स्वयं को खो देता है। मार्क्स का तर्क है कि बेहतर तकनीक की बढ़ती मांग और बढ़ते उपभोक्तावाद के कारण आधुनिक समाज में अलगाव अपरिहार्य है। श्रम के बढ़ते विभाजन और विशेषज्ञों के उद्भव ने व्यक्तियों को उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों पर निर्भर बना दिया है। मार्क्स का मानना है कि प्रौद्योगिकी की निरंतर प्रगति और आधुनिक समाज की जटिल प्रकृति के कारण यह अलगाव बना रहेगा और समय के साथ और भी बदतर हो जाएगा। 17.5 निष्कर्ष। अलगाववाद पूंजीवाद के तहत समाज और अर्थव्यवस्था की संरचना का एक बुनियादी पहलू है। हम अलगाव पर मार्क्स के विचारों को श्रम विभाजन, निजी संपत्ति संबंधों के विकास और परस्पर विरोधी सामाजिक वर्गों के उदय के उनके व्यापक समाजशास्त्रीय अन्वेषण से अलग नहीं कर सकते। मार्क्स के अनुसार अलगाव एक ऐसी स्थिति है जिसकी वस्तुनिष्ठ पुष्टि की जा सकती है, जो पूंजीवादी उत्पादन में बने विशेष सामाजिक संबंधों में गहराई से निहित है। मार्क्स के शब्दों में मानवता के इतिहास में न केवल वर्ग संघर्ष शामिल है, बल्कि व्यक्तियों का बढ़ता अलगाव और अलगाव भी शामिल है।